नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं कि अमीर लोग और बड़ी कंपनियां कानूनी तौर पर अपना टैक्स का बोझ कैसे कम करते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज और लेख हैं जिनमें कई रणनीतियां, दुनिया भर के ट्रेंड्स और जो आम चर्चाएं हैं उनका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, और हमारी कोशिश ये है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और ये जो जटिल रणनीतियां हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। मतलब ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी, दान, ट्रस्ट्स, कंपनियां, ये सब इस पूरे खेल में कैसे फिट होते हैं जैसा इन पेपर्स में बताया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बात तो साफ है इन स्रोतों से कि ये सिर्फ पैसा होने की बात नहीं है, नियमों को समझने की बात है। एक तरीका जो बार बार सामने आता है वो है खरीदो, उधार लो, मरो, यानी बाय बोरो डाई। हाँ, इसमें होता ये है कि जो संपत्ति है, मान लीजिए शेयर्स या प्रॉपर्टी, उसे बेचा नहीं जाता। अच्छा, तो जब बेचा ही नहीं तो मुनाफे पर टैक्स कैसे लगेगा, है ना? तत्काल कोई टैक्स नहीं। तो फिर पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है? वो ऐसे कि उस संपत्ति की जो बढ़ी हुई कीमत है उसके बदले कर्ज ले लिया जाता है। ओके। और वो कर्ज का पैसा टैक्स फ्री होता है। ओह अच्छा। और फिर वो मरो वाला हिस्सा? हाँ, वो इसलिए कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो वारिस हैं उनके लिए उस संपत्ति की लागत, मतलब कॉस्ट बेसिस, उस समय के बाजार भाव पर रीसेट हो जाती है। मतलब सालों का जो भी मुनाफा था, हाँ, उस पर कैपिटल गेन टैक्स एक तरह से खत्म। बिल्कुल प्रभावी रूप से खत्म हो जाता है। तो असल में ये टैक्स बचाना नहीं हुआ, ये टैक्स को टालना हुआ अनिश्चित काल के लिए। ये तो दिलचस्प है। और रियल एस्टेट का भी जिक्र आता है इसी तरह से, है ना, कई स्रोतों में। सही कहा। रियल एस्टेट में जैसे एक स्रोत बताता है, आप डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, मतलब कागज पर दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत कम हो रही है रख रखाव के खर्चों की वजह से। भले असल में उसकी कीमत बढ़ रही हो। हाँ हाँ, तो इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ 1031 एक्सचेंज का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। उसमें आप एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचकर हाँ। अगर फॉरेन वैसी ही दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें तो कैपिटल गेन टैक्स को आगे के लिए टाल सकते हैं। और कुछ तरीके तो मतलब थोड़े और भी अनोखे हैं जो इन दस्तावेजों में दिखे, जैसे वो यॉट वाला मामला, अपनी महंगी यॉट को दूसरा घर बता देना। हाँ, और फिर उसके लोन के ब्याज और रख रखाव पर टैक्स छूट लेना। गजब है। और वो तेल और गैस वाला इंटेंजिबल ड्रिलिंग कॉस्ट? हाँ, वो भी एक तरीका है। ड्रिलिंग से जुड़े जो खर्चे दिखते नहीं, जैसे मजदूरी, मरम्मत, उन पर अच्छी खासी टैक्स छूट मिल जाती है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। और फिर चैरिटी का भी बड़ा रोल है, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल। कई स्रोत बताते हैं कि अगर आपके पास शेयर्स हैं जिनकी कीमत बहुत बढ़ गई है, हाँ। और आप उन्हें दान कर देते हैं तो उस बढ़ी हुई कीमत पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। और ऊपर से दान की जो पूरी मार्केट वैल्यू है उस पर इनकम टैक्स में कटौती अलग मिलती है। अच्छा। और इसी से जुड़ा वो डोनर एडवाइज्ड फंड्स या डीएफएस का भी जिक्र है। हाँ, डीएफएस, उसमें आप पैसा दान करके टैक्स छूट तो अभी ले लेते हैं, पर पैसा किस चैरिटी को कब देना है ये आप बाद में तय कर सकते हैं। थोड़ा नियंत्रण बना रहता है। और प्राइवेट फाउंडेशन भी शायद इसी तरह काम करते हैं। हाँ, कुछ हद तक नियंत्रण ज्यादा रहता है उनमें। और हैरानी की बात है, जैसा हमारे नोट्स में भी है, कि रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लोग इन सब तरीकों पर खुलकर बात करते हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, जैसे कुछ विश्लेषणों में है, तो ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है, बड़ी कंपनियां भी यही सब करती हैं। बिल्कुल। पहले वो डबल आयरिश विद अ डच सैंडविच जैसी स्कीम चलती थी। बहुत जटिल नाम है, पर काम ये था कि मुनाफे को आयरलैंड और नीदरलैंड्स के जरिए घुमाकर टैक्स हेवन देशों में ले जाना। हाँ, सुने हैं, अब शायद बंद हो गई है वो। हाँ, उस पर रोक लग गई, पर कंपनियां रास्ते निकाल ही लेती हैं। और एक और चीज है, टैक्स इन्वर्जन। वो क्या है? उसमें कोई बड़ी कंपनी, मान लीजिए अमेरिका की, किसी छोटे देश की कंपनी से विलय कर लेती है और अपना हेडक्वार्टर उसी कम टैक्स वाले देश में दिखा देती है। भले ही सारा काम धाम अमेरिका में ही हो रहा हो। हाँ, इन सब के पीछे सलाहकारों, वकीलों की पूरी एक इंडस्ट्री है, जैसा कई रिपोर्ट्स में बताया गया है। इसी वजह से शायद लोग और कंपनियां कम टैक्स वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जैसे दुबई, मोनाको, या अमेरिका में ही फ्लोरिडा, टेक्सास। सही, जहां स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। और कुछ अमेरिकी राज्य तो, जैसे साउथ डकोटा, डेलावेयर, वो खास तरह के ट्रस्ट बनाने देते हैं, डायनेस्टी ट्रस्ट। डायनेस्टी ट्रस्ट? हाँ, ये ट्रस्ट इतने लंबे समय तक चल सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति टैक्स के दायरे से बाहर रह सकती है। ये सब कानूनी है,
पर इस पर बहस तो चलती है जैसा लेखों में दिखता है। यूके में वो नॉन डॉम स्टेटस वाले नियमों में बदलाव की बात चल रही है। हाँ, और G20 जैसे मंचों पर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है। यहाँ तक कि ग्लोबल वेल्थ टैक्स पर भी चर्चा शुरू हुई है। और टैक्स एजेंसियां जैसे अमेरिका की IRS या यूके की HMRC वो भी सख्ती कर रही हैं शायद। कोशिश तो कर रही हैं। प्रोपब्लिका जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ बड़े केस भी हुए हैं। तो पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने का दबाव तो है। तो इन सब स्रोतों को देखकर आखिर में क्या कहा जा सकता है? यही कि अमीर लोगों और कंपनियों के पास कानूनी तौर पर टैक्स कम करने के बहुत सारे और काफी जटिल रास्ते मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है, अलग-अलग तरह की संस्थाएं हैं, ट्रस्ट, फाउंडेशन, कंपनियां, अलग-अलग देशों के कानूनों का फायदा उठाना है और चैरिटी भी है। और ये सब करने के लिए एक्सपर्ट सलाह चाहिए होती होगी, हाँ। लंबी प्लानिंग। हाँ, बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट सलाह, लंबी प्लानिंग और नियमों की बहुत गहरी समझ, ये आसान नहीं है। और ये तरीके बदलते भी रहते हैं जैसे जैसे कानून बदलते हैं। और भले ही ये सब कानूनी है, पर जैसा कुछ विश्लेषण कहते हैं, ये सवाल तो उठाते ही हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम कितना निष्पक्ष है। सही। और शायद सोचने वाली बात यही है इन सब स्रोतों को देखकर कि जब टैक्स कम करने के इतने कानूनी और जटिल तरीके मौजूद हैं, तो क्या हमें अपने टैक्स सिस्टम के डिजाइन पर ही फिर से सोचने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है।